एक साल, 8 चुनाव, एक वादा और 90% सफलता की गारंटी। फिर कौन नहीं अपनाएगा ये तरकीब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत करता हूं आज के इस खास सेशन में। दोस्तों, देश का लोकतंत्र अब एक चुनावी प्रयोगशाला बन चुका है। हर नई स्कीम, हर नया वादा बस एक ही लक्ष्य के लिए लाया जाता है और वो है सत्ता तक पहुंचना। पिछले एक साल में देश ने 8 बड़े चुनाव देखे हैं। हर चुनाव में एक ही ट्रिक को लागू किया गया और यह ट्रिक इतनी कारगर साबित हुई कि इसका सफलता दर 90% से भी अधिक रहा। और वो वादा क्या था? जनता के खाते में सीधा पैसा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाया और लाडो लक्ष्मी योजना। यह वादा कैसे हमारे समाज और देश को खोखला कर रहा है, इसको समझने के लिए हम लोग गांव के एक सामान्य परिवार के कहानी में झांकते हैं और एक गांव के नजरिए से देखते हैं कि इस ट्रिक ने लोगों की जिंदगी और देश के अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। तो ये कहानी है गांव वाले चाचा की। वो गांव जहां चाचा अपने परिवार के साथ रहते थे, जो इन योजनाओं का केंद्र बन गया था। चाचा का परिवार एक आम ग्रामीण परिवार था। घर में चाचा, चाची के अलावा 2 बेटे और एक बेटी भी थी। चाचा किसान थे और छोटा बेटा उनके साथ खेती में हाथ बटाता था। बड़ा बेटा गांव के पास के ही एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। चाची भी स्वयं सहायता समूह के द्वारा अचार पापड़ बनाकर कुछ कमा लेती थी। चाचा राजनीतिक रूप से गांव के स्तर पर थोड़े सक्रिय थे, तो धीरे धीरे सारे योजनाओं का लाभ खुद भी लेने लगे और गांव के दूसरे लोगों को भी दिलाने लगे। अब किसान सम्मान योजना हो, लाडली बहन योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, ऐसे अनेक योजनाओं के द्वारा गांव के लगभग हर परिवार को 10 से 15 हजार रुपया मुफ्त मिलने लगा। हर घर नल योजना के द्वारा पानी मुफ्त मिल रहा था, अनाज मुफ्त मिल रहा था, बिजली 300 यूनिट मुफ्त मिल रहा था और खेती के लिए तो बिजली मुफ्त था ही। दवा और बीमारी के लिए आयुष्मान योजना का बड़ा सहारा था। बेटी के पढ़ाई के लिए साइकिल, किताब, ड्रेस, दिन का खाना सब सरकार से मिल रहा था। चाचा बेहद खुश हुए। लेकिन इस इजी मनी का परिणाम क्या हुआ? बड़ा बेटा धीरे धीरे फैक्ट्री जाने से बचने लगा और किसी ने उस पर जोर भी नहीं दिया क्योंकि जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। चाची ने अचार और पापड़ बनाने का काम बंद कर दिया क्योंकि अचानक ही उनको भी लगने लगा उनकी उम्र हो गई है और अब आराम की जरूरत है। गांव में मजदूरी भी बढ़ गई, इसीलिए खेती में भी परेशानी होने लगी। लेकिन सरकार से हर महीने मिलने वाला पैसा उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा था, तो किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस बीच सरकार ने किसानों के लोन को भी माफ कर दिया। कई किसानों ने केसीसी के नाम पर भी बैंक से लोन ले लिया। फिर सभी ने आंदोलन किया कि खेती नहीं हो पाई, इसके लिए उनके लोन को माफ कर दिया जाए। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि नेताओं में तो होड़ लगा हुआ था कि कौन ज्यादा लुभावने ऑफर दे सकता है। उन्हें पता था कि इससे उनका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि सत्ता में बने रहने और उससे जुड़े कई वैध और अवैध लाभ उठाने का उनको मौका मिलेगा। जनता यह समझ नहीं पा रही थी कि ये सारे ऑफर उनके नाम पे ही कर्ज लेकर दिए जा रहे हैं, जिसे या तो वो खुद या उनके आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। कुछ समय तक ऐसे ही चला। परिवार में खुशहाली थी। चाचा के घर में बिजली मुफ्त, अनाज मुफ्त और अब नया पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से बन गया। शौचालय भी बन गया। गांव के युवा बाहर के नौकरी को छोड़कर अब इसी योजनाओं में काम करके कमाने लगे। गांव के लोग भी खुश थे। चौपाल पर हर दिन चर्चा होती थी कि सरकार ने उनके जीवन को कितना आसान और सुखी बना दिया है। लेकिन यह सुख एक वहम था जो जल्द ही टूटने वाला था। कुछ ही सालों में परेशानियों की शुरुआत भी हो गई। समय बीतने के साथ सरकार पे कर्ज का दबाव बढ़ने लगा। कैश स्कीम के लिए कर्ज लेना पड़ रहा था और कर्ज लेने की एक सीमा होती है। नतीजा यह हुआ कि योजनाओं का पैसा देरी से आने लगा। कुछ योजनाओं में पैसा आना बंद हो गया। बिजली कटौती बढ़ गई क्योंकि बिजली कंपनियों के पास नया प्लांट लगाने के लिए पैसा नहीं था और ना ही रखरखाव के लिए पैसा था। स्वास्थ्य केंद्र का भी यही हाल था। जो युवा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के घर और शौचालय या सड़क पुल पुलिया बनाकर कमा रहे थे, वे भी अब बेरोजगार हो गए। चाचा का परिवार भी इससे अछूता नहीं रहा। बेटा जो पहले फैक्ट्री जाता था पूरी तरीके से बेरोजगार हो गया और नशे का आदी भी हो गया था। चाची की स्वास्थ्य स्थिति खराब होने लगी थी।
इलाज के लिए अस्पताल गए तो आयुष्मान कार्ड बेकार साबित हुआ। अस्पताल ने इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि सरकार उनका बकाया नहीं चुका रही थी। छोटे बेटे ने खेत में वापस काम करना शुरू किया, लेकिन मजदूरों की कमी और महंगे सामान के कारण खेती करना भी मुश्किल हो गया था। बेटी जो गांव के स्कूल में पढ़ती थी, वहां पढ़ाई, ड्रेस, किताबें सब मुफ्त था, लेकिन वो सब धीरे धीरे बंद हो गया। स्कूल भी जर्जर हो गया, टीचर भी नहीं आते थे, तो बेटी का पढ़ाई भी छूट गया। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था कि ये योजनाएं अपने देश के समाज को कैसे खोखला कर रही हैं। आइए अब ये देखते हैं कि इसका सरकार पे क्या असर पड़ता है। रेवड़ी पॉलिटिक्स के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील अश्वनी अवस्थी बोलते हैं, आज हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहा है, 70 लाख करोड़ का कर्जा राज्यों के ऊपर हो चुका है। 70 लाख करोड़ राज्य जितना कमाते हैं उससे ज्यादा वो ब्याज में खर्च कर दे रहे हैं। वो ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं जितना उन्होंने कर्ज ले रखा है। अगर इसको तत्काल नहीं रोका गया तो आने वाले स्थिति में, आने वाले टाइम में हमारी हालत लंका और पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। वर्तमान में राज्यों पे 70 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। यह स्थिति इतनी गंभीर है कि राज्य अपनी कमाई से ज्यादा राशि केवल कर्ज के ब्याज चुकाने में खर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ राज्यों को ब्याज चुकाने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यदि इस बढ़ते कर्ज को तत्काल नहीं रोका गया तो भारत की स्थिति श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हो सकती है। लेकिन अभी तो मुफ्त योजनाओं के लिए नेता और जनता दोनों का आकर्षण बना हुआ है। नेताओं के लिए यह इसलिए आसान बना हुआ है क्योंकि वे भले ही अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई भी काम ना करें, अपने कार्यकाल के अंतिम महीनों में मुफ्त योजनाएं शुरू कर जनता के खातों में पैसा ट्रांसफर कर लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। और जनता इन योजना से मिलने वाले पैसे को पाके खुश हो जाती है, बिना यह सोचे कि यह पैसा आ कहां से रहा है। लेकिन हमें श्रीलंका के उदाहरण से सबक लेना चाहिए। श्रीलंका का उदाहरण हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। में राजपक्षे परिवार की नाकामी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बदहाल अर्थव्यवस्था ने सब कुछ ठप कर दिया है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की भारी किल्लत है। राजधानी के अलावा कोलंबो में भी हालात बेहद खराब हैं। हालात इतने खराब थे कि स्ट्रीट लाइट तक को बंद करना पड़ा। श्रीलंका ने पूरे हाईवे की लाइट्स बंद कर दी हैं ताकि इमरजेंसी हालात में बिजली की किल्लत को पूरा किया जा सके। कोलंबो में हालात बेहद खराब हैं। स्थानीय लोगों का हुजूम श्रीलंका सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लोगों के हाथों में तख्तियां थी। प्रदर्शनकारियों की सबसे ज्यादा नाराजगी राजपक्षे परिवार को लेकर है, जो पूरा खानदान श्रीलंका की सत्ता पर काबिज है। वहां 2019 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मुफ्त योजनाओं और कर कटौती के वादे किए गए। चुनाव जीतने के बाद वैट को 15% से घटा के 8% कर दिया गया। दूसरे मुफ्त के वादे भी पूरे किए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। श्रीलंका दिवालिया हो गया। इस सब में महत्वपूर्ण यह जानना है कि आखिर इन नतीजों को किसे झेलना पड़ा, नेताओं को या जनता को। श्रीलंका के राष्ट्रपति विदेश में शरण लेकर आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और जनता बदहाली से गुजर रही है। ऐसा ही कुछ वेनेजुएला के साथ भी हुआ, जो पेट्रोल संपन्न देश होने के बाद भी दिवालिया हो गया। वहां भी इसी तरह सब कुछ मुफ्त कर दिया गया था। एक दिन अपने देश में भी ऐसा होगा। आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जबकि नेता देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले लेंगे और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगेंगे। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे। जरा भारत में राज्यों पर बढ़ता कर्ज और मुफ्त योजनाओं का प्रभाव देखिए। दिल्ली 10 साल के रेवड़ी कल्चर में ही सरप्लस बजट से 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में आ चुकी है। देखिए डीडी न्यूज का एक रिपोर्ट। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब के बाद अब आप शासित दिल्ली की जनता भी फ्री बीज की खामियाजा भुगत रही है। दिल्ली की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। दिल्ली विधानसभा की पुनर्गठन के बाद 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार राजकोषीय घाटे की ओर बढ़ रही है। सरकार के पास अब अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को देने के लिए 2 महीने के वेतन जितना ही राजस्व बचा है। यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह एक सरप्लस बजट में रहने वाला राज्य न सिर्फ घाटे में आ गया बल्कि लाचार भी है, जिस पर कोर्ट को भी यह टिप्पणी करना पड़ा कि दिल्ली की सरकार दिवालिया होने के कगार पे है। अन्य राज्यों का हाल इससे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। तमिलनाडु 6,59,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है, फिर भी वहां मुफ्त की स्कीमें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश 6,63,000
53,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है, जो उसके जीडीपी का 35% है, फिर भी वहां मुफ्त की योजनाएं चल रही हैं। महाराष्ट्र 6,08,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है, राजस्थान 4,77,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। वैसे ही आंध्र प्रदेश पर पहले से ही 3,98,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, फिर भी मुफ्त की योजनाओं का सिलसिला जारी है। यह सवाल उठता है कि इन योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा। सरकार कर्ज पे कर्ज ले रही है, यह कर्ज भविष्य में जनता को ही चुकाना होगा। यदि कर्ज का सिलसिला नहीं रुका तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। मुफ्त की योजनाएं भले ही चुनाव जीतने का आसान साधन बन गई हों, लेकिन इनका दीर्घकालीन प्रभाव घातक है। यह जनता को मुफ्तखोरी का आदी बना रही है, जबकि असली समस्या गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता बनी रहती है। श्रीलंका की स्थिति इसका जीता जागता उदाहरण है। यदि समय रहते इन योजनाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो भारत को भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना मत भूलिए।